दोस्तों, म्यांमार एक छोटा सा देश जहां से तख्तापलट की खबरें आना बहुत ही आम बात है, जिसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता कि फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वहां पर हालात बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जहां पर आए दिन सिविल वॉर जैसे हालात बनते रहते हैं और ऐसा सिर्फ वहां की सेना की वजह से है? जी हाँ, क्योंकि वहां के रक्षक ही वहां के बख्शक हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सवाल ये है कि आखिर म्यांमार की सेना इतनी ताकतवर कैसे बनी और वहां पर सेना की इतनी चलती क्यों है? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में बसा हुआ एक देश है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में बांग्लादेश और भारत से, उत्तर पूर्व में चीन से, पूर्व और दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड से लगती हैं। खैर दोस्तों, ये तो थी इसके भौगोलिक स्ट्रक्चर की थोड़ी सी जानकारी, पर बात अगर इस देश के अंदर के हालातों की करें तो वो अक्सर खराब ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के तख्तापलट को 2 सालों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। और आपको बता दें कि सेना ने 1 फरवरी 2021 को आंग सान सू की चुनी हुई सरकार से सत्ता छीन ली थी। जी हाँ, जिसके बाद उन्हें और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहां की सैन्य तानाशाही ने पिछले 2 सालों में अपनी ही जनता पर खूब जुल्म किए थे, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि इन दिनों सेना की कमेटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल देश का शासन चला रही है। बता दें कि सेना द्वारा हो रहे अत्याचारों के विरोध में कई नागरिक संगठनों ने हथियार उठा लिए हैं। यहाँ की सैन्य तानाशाही का विरोध करने वाले प्रमुख संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। दोस्तों, म्यांमार एक ऐसा देश है जिसका एक बड़ा ही लंबा इतिहास रहा है। पहले हमें म्यांमार के इतिहास में जाना होगा। दरअसल आपको बता दूं कि म्यांमार में भी भारत की तरह ही अंग्रेजों का राज था। जी हाँ, साल 1937 से पहले ब्रिटिश शासन ने म्यांमार को भारत के ही एक राज्य का दर्जा दे रखा था। यानी कि एक जमाने में म्यांमार यानी कि बर्मा भारत का ही हिस्सा था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 में बर्मा अधिनियम के अंतर्गत भारत से अलग बर्मा देश बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद म्यांमार की मुश्किलें बढ़ गई थी। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी 1942 में बर्मा स्वतंत्र सेना की सहायता से बर्मा पर कब्जा कर लिया। वहां के लोगों को लगा कि जापान के साथ जाने से वहां के लोगों को आजादी मिलेगी, लेकिन वहां के लोग गलत साबित हुए। जापान ने म्यांमार में अपनी कठपुतली सरकार बना दी, जो ब्रिटिश से ज्यादा कट्टर साबित हुई। जिस बर्मा स्वतंत्र सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों की मदद की थी, उसके एक गुट ने जापान की मनमानी से तंग आकर आंग सान के नेतृत्व में एंटी फासिस्ट पीपुल्स फ्रीडम लीग बनाकर ब्रिटेन से मदद ली और जापान को हरा दिया। इसके बाद आंग सान ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में वहां पर शासन करने लगे थे। इस दौरान वहां की सत्ता चलाने में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें ब्रिटेन को खुश करने के साथ साथ अपने देश की जनता को भी खुश रखना था। और ऐसे में 1947 में एक विरोधी गुट द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आंग सान को म्यांमार का राष्ट्रपति कहा जाता है। आंग सान की हत्या के बाद वहां की सरकार के मुखिया बने यूनो। उनके मुखिया बनते ही कुछ समय बाद ही 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी। उसके बाद यूनो म्यांमार के पहले प्रधानमंत्री बने थे। कुछ सालों तक म्यांमार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद 1958 में एंटी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग में फूट पड़ गई, जिसके बाद यूनो की रिक्वेस्ट पर तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नेविन केयरटेकर प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, बस यही वो वक्त था जब नेविन के केयरटेकर प्रधानमंत्री बनने की घटना के बाद ही म्यांमार के इतिहास में सेना की राजनीति में एंट्री हो जाती है। इसके बाद साल 1960 में म्यांमार के चुनाव हुए और जिसके बाद वहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनी। इसके बाद आपको बता दें कि 2 मार्च 1962 को म्यांमार के इतिहास में पहली बार तख्तापलट हुआ था। बता दें कि 2 साल के लिए केयरटेकर प्रधानमंत्री बनने वाले जनरल नेविन के नेतृत्व में ही ये तख्तापलट हुआ था। और बस दोस्तों, इसके बाद अगले 26 सालों तक लगातार म्यांमार में सैन्य तानाशाही चलती रही और इस बीच वहां पर संविधान को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि इस बीच 1988 तक वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी चली थी, जिसका नाम था बर्मा सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें केवल सेना के अधिकारी को ही सत्ता पर काबिज होने का हक था। बाकी सभी विरोधी पार्टियों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। यहाँ तक कि सैनिक तानाशाही के दौरान यहाँ फ्री प्रेस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ ही जो सेना चाहती थी सिर्फ वही खबरें यहाँ के अखबारों में छपती थीं।
और इसी दौरान सेना ने म्यांमार को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया था। यहाँ तक कि यहाँ के उद्योग धंधे को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सैन्य सरकार को यहाँ पर मिलिट्री जुंटा कहा जाता है। जी हाँ, अगर हम कहें कि दूसरे देशों की सेना जहाँ नागरिकों की रक्षा करती है, वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की सेना ने ही यहाँ के लोगों के अधिकार छीने। आपको बता दें कि इन सब के बाद देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। साथ ही भ्रष्टाचार, महंगाई चरम पर पहुंच गए। लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए और जब लोगों को सड़क पर आकर आंदोलन करना पड़ा, तब 26 साल से सत्ता पर काबिज जनरल विन को अपने पद से इस्तीफा देना भी पड़ा। इसके बाद उनकी जगह सामांग ने ली। जहाँ दोस्तों, जिसके नेतृत्व में सेना ने शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन के दौरान जनता पर अत्याचारों की सारी हदें पार कर दी। बता दें कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं। 8 अगस्त 1988 को सेना द्वारा की गई कार्रवाई में 3000 से ज्यादा मौतें हुई थी। तारीख, महीना और साल में एक डिजिट 8 होने की वजह से म्यांमार के इतिहास में ये तारीख 8/8/88 से मशहूर हो गई थी, क्योंकि यह घटनाक्रम म्यांमार के इतिहास का सबसे बड़ा घटनाक्रम था। दोस्तों, बता दें कि लोगों ने अपने हकों के लिए जो आवाज उठाई थी, सेना ने उसे हिंसा से कुचल दिया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि देश को कहीं से तो रोशनी मिलनी ही थी। जब म्यांमार में सेना के विरुद्ध आंदोलन हो रहा था, इसी दौरान अपनी बीमार मां को विदेश से देखने आई एक 33 साल की लड़की यहाँ के लोगों के बीच अपनी खास जगह बनाई। इस लड़की का नाम था आंग सान सू की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आंग सान सू की आंग सान की ही बेटी थी, जिन्होंने जापानी को भगाया था। बता दें कि आंग सान सू की ने 27 दिसंबर 1988 को नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नाम की एक संगठन की स्थापना की। लेकिन इस संगठन की स्थापना के बाद 20 जुलाई 1989 को उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। इस दौरान उन्हें यह ऑफर दिया गया कि अगर वो देश छोड़कर चली जाएं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। इस दौरान उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। दुनिया भर से मिलने वाले दबाव के चलते म्यांमार की सेना सरकार ने सभी पार्टियों के बीच चुनाव कराने का फैसला किया, जिसमें आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 492 सीटों में से 392 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन सेना ने चुनाव के रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया और सू की को एक बार फिर से नजरबंद कर लिया गया। बता दें कि साल 1991 में सू की को म्यांमार में उनके द्वारा किए गए काम के चलते नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, लेकिन वो इस वक्त भी नजरबंद थी। उसकी तरफ से उनके बेटे अलेक्जेंडर ने पुरस्कार लिया था। आपको बता दें कि 1990 से 2010 के दौरान सूकी कई सालों के लिए नजरबंद रही थी। इसी बीच सूकी के पति कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन उनके पति को सैनिक सरकार ने वीजा देने से मना कर दिया। उनके पति माइकल एरिस का 1999 में लंदन में निधन हो गया था। इसके बाद सूकी को कई बार नजरबंदी से छूट मिली, लेकिन उनके द्वारा लगातार सेना के विरुद्ध में चलाई जाने वाली मुहिम के चलते उन्हें फिर से नजरबंद कर लिया जाता। लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा बनाए जाने वाले प्रेशर के चलते उन्हें आखिर में 3 नवंबर 2010 को छोड़ दिया जाता है और 2011 से सूकी को प्रतिबंधों में धीरे धीरे छूट दी गई, जिसके बाद वे कहीं भी आ जा सकती थीं। सूकी ने 2012 के जनवरी में उपचुनाव लड़ने की घोषणा की और वो अप्रैल में हुए चुनाव में आसानी से जीत भी गईं। वहीं बता दें दोस्तों कि मई 2012 में 1988 के बाद पहली बार उन्होंने म्यांमार से बाहर थाईलैंड की यात्रा की, जिसके बाद उन्होंने यूरोप सहित कई देशों की यात्रा की, जिसमें उन्होंने ओस्लो में नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने पर भी भाषण दिया था। इसके बाद म्यांमार में 2015 में पहली बार फ्री चुनाव कराया गया, जिसमें सूकी की पार्टी को भारी बहुमत मिला था। इसके बाद भी सूकी म्यांमार की राष्ट्रपति नहीं बन पाती हैं। इसके पीछे वजह थी कि सेना ने वहां के संविधान में 2 नियम जोड़ दिए थे, जिसमें पहला ये था कि म्यांमार का राष्ट्रपति वो व्यक्ति नहीं बन सकता है जो पॉलिटिकल प्रिजनर यानी कि राजनीतिक बंदी हो और उस पर क्रिमिनल केस हो। दूसरा नियम वहीं की सेना ने ये जोड़ दिया था कि अगर किसी व्यक्ति का पति, पत्नी या बच्चे की विदेशी नागरिकता हो तो वे राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। दोनों ही नियम सूकी पर लागू होते थे, लेकिन म्यांमार में सूकी की पार्टी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई थी, इसलिए उनकी सरकार ने एक नया पद बनाया जिसे स्टेट काउंसलर कहा गया। जी हाँ दोस्तों, ये पद प्रधानमंत्री की तरह था। इस पद को राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया। म्यांमार की सत्ता पूरी तरह से सूकी के हाथों में ही थी, लेकिन कई बार ऐसा लग रहा था कि सेना अब भी पर्दे के पीछे शक्तिशाली बनी हुई थी। इसके बाद दोस्तों साल 2020 में वहां पर फिर से चुनाव होते हैं। इस बार भी सूकी की पार्टी जीती, पर संसद का नया सत्र जिस दिन से शुरू होना था उसी दिन सेना ने
तख्ता पलट कर दिया। यानी 1 फरवरी 2021 की तारीख से लगातार देश में सैनिक शासन लागू हुआ है और एक बार फिर से सूकी पर कई आरोप लगाते हुए उन्हें नजरबंद कर दिया गया। तब से लेकर अभी तक भी दोस्तों वहां पर सेना का ही राज चल रहा है। यानी कि सही मायनों में म्यांमार कभी आजाद हुआ ही नहीं और उसे अपने ही वहां के रक्षकों ने भक्षक बनाकर तबाह किया हुआ है। दोस्तों, आपके इस वीडियो को लेकर क्या राय है? क्या लगता है आपको कि क्या कभी म्यांमार इन सब से आजाद हो सकेगा? हमें कमेंट सेक्शन में हमारे जरूर बताएं। धन्यवाद।